जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो एसएससी जीडी 2025 यूपी एसआई या कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है। मैं कई बार आपको बताता हूं कि अगर आपको नंबर अपने इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं, तो आपको एकमात्र काम करना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आप करते जाओ, नंबर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना दोस्त, तो हर तरह का सवाल हमारे सामने आ जाता है, चाहे वो ग्रामर का हो, वोकैब का हो, या फिर साहित्य का हो। ठीक है भाई। इसमें कह रहा है हमसे सवाल में कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये कहना चाह रहे हैं दोस्त हमसे, ये कहना चाह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, लेकिन पूरी की पूरी लंका जल गई। ये कह रहा हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी नहीं, लंका सारी जल गई। जब हनुमान जी लंका गए थे उस समय की बात है। और वो कह रहा है कि जब लंका नहीं जली, निशाचर यानी राक्षस सारे भाग गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी पूंछ में भी आग नहीं लगी, पूरी लंका में घूम घूम के उन्होंने सारी लंका भी जला दी, और क्या हुआ भैया, निशाचर यानी राक्षस भी भाग गए? ऐसा होता है जब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है जो हो नहीं सकता, तब वहां पर कौन सा अलंकार आता है? तो आप कहोगे वहां पर आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा दोस्त? अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर उपमा में जो होता है, इसकी पहचान होती है उपमा पे कि आपको अलंकार के अंदर सा, सी, से, सरिश, सरिश, ये शब्द आपको देखने मिलेंगे, है ना। ज्यों त्यों ये भी मिल जाते हैं। अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। जो वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब है कि वो बार बार आते हैं, वो, है ना। जब चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इसमें चे 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति आप जान चुके हैं, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन अगर शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, तो मेरे दोस्त वहां पर क्या होता है? तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है ना भाई? वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा दोस्त? इसमें कह रहे हैं हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क्या बोला? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप जानते हो कि सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से हो जाते हैं? तो आप कहोगे प्रभाकर होता है, दिवाकर होता है, और दिनकर होता है, दिनेश भी होता है। इसमें कह रहे हैं हमसे सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब जो सारे ही हैं, है ना। प्रभाकर, अगर कुछ और होता, यानी कि चारों होते हैं, ये चारों हैं, लेकिन हमसे पूछा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। लेकिन ये चारों के चारों ऑप्शन होते हैं। तो सूर्य के और बाकी जो है उनसे मैं अगर आपके अवगत कराऊं और कौन कौन से होते हैं, तो भानु, भानु हो जाता है, भास्कर हो जाता है, भास्कर हो जाता है, भास्कर हो जाता है, और पतंग हो जाता है, पतंग हो जाता है, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क हो जाता है, अर्क, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली हो जाता है, अंशुमाली, अंशुमाली भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। और रवि, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। सूरज हो जाता है, सूरज, सूरज, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। और जैसे यहाँ पर प्रभाकर है, प्रभाकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, दिनकर भी होता है, दिनेश भी होता है। ठीक है भाई? तो ये सब के सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में प्रभाकर की जगह विभाकर मिल जाता, विभाकर, ठीक है, विभाकर, तो आप इस चीज को याद रखना, ऑप्शन में आपको विभाकर मिलेगा। लेकिन ये विभाकर जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। विभाकर की जगह प्रभाकर होता है। समझ रहे हो? भानु, भास्कर, पतंग, अर्क, अंशुमाली, रवि, सूरज, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, प्रभाकर, ये सब के सब क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन हमसे नहीं वाला पूछा था, लेकिन ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है बिल्कुल। ये सब के सब क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची। विद किनके साथ? इनके साथ। प्रभाकर, विभाकर नहीं होता। ये ऑप्शन में होना चाहिए था, यहाँ पर प्रभाकर की जगह विभाकर होना चाहिए था, तब आंसर बनता। लेकिन आप इसको ध्यान रखोगे, ये नहीं होता है। ठीक है भाई? तो चारों ही ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। अगले पर आते हैं। क्या कह रहा दोस्त इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, क्या बोल रहा है? शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। तो मैं आपका श्रद्धा करता हूं, नहीं भाई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, उससे समझ लो कि जब भी श्रद्धा की बात हो, श्रद्धा की बात हो, या फिर भक्ति की बात हो,
तो आपको यहाँ पर जब भी क्रिया देनी होती है तो वो रखने के संदर्भ में होती है, रखना, रखने के संदर्भ में होती है। जैसे मैं आपका श्रद्धा करता हूं, यहां पर करता आया है तो आंसर नहीं बनेगा। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, यहां पर भी करता है, यहां पर भी है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, मैंने कहा था ना रखने के संदर्भ में आएगा, तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। मैं आप पर विश्वास भी लिख सकते हो, यहां पर विश्वास, विश्वास है ना, मैं आप पर विश्वास करता हूं या रखता हूं, सॉरी करता नहीं आएगा, रखता आएगा, मैं आप पर विश्वास रखता हूं। तो श्रद्धा आपको मिल जाए या भक्ति आपको मिल जाए तो वहां पर रखने के संदर्भ में क्रिया आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूं, यहां पर भी ये करता नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त, इसमें चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश किया करो। जो चीजें दी जा रही हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द इसमें कौन सा हो सकता है, ये हमें शब्द बताना है। जैसे नासिक, नासिक, नासिक या नासिका, नासिका महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है नासिक। यहाँ पर नासिका होना चाहिए था, नाक को बोलते हैं। कान, कान भी नहीं होता है ना, नासिका भी, नासिक भी नहीं बनेगा। अंग, अंग बन जाएगा, अंग बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेत्र भी नहीं बनेगा। अंग को हम और क्या क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर अंग के अनेकार्थी तो पूछ रहा है हमसे, अनेकार्थक तो पूछ रहा है, तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अंग को आप शरीर बोल सकते हो, अंग को आप शरीर बोल सकते हो, अवयव बोल सकते हो, अवयव, अवयव बोल सकते हो, अंग बोल सकते हो, अंग, अंग, अंग तो है ही खैर, अंग बोल सकते हो। अंश भी बोल सकते हो, अंश, अंश बोल सकते हो। टुकड़ा बोल सकते हो, टुकड़ा, टुकड़ा भी बोल सकते हो, है ना। भाग बोल सकते हो, भाग, भाग बोल सकते हो। हिस्सा बोल सकते हो, हिस्सा, है ना, हिस्सा भी बोल सकते हो। ये सब क्या है, ये सब क्या है, अंग के अनेकार्थी शब्द बन जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये नेत्र, कान और नासिक या नासिका, नासिका होगा यहाँ पर, नासिका, ये इनके अनेकार्थी नहीं होते हैं, सिर्फ किसके होते हैं, अंग के होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, ये कह रहा है उपत्याका का अर्थ क्या है। उपत्याका का क्या अर्थ है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो क्या बनेगा इसका अर्थ, तो सूर्य जिस पर ये पर्वत होगा, जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, नहीं भाई ये इसका आंसर नहीं बनेगा। प्राणियों के पेट का एक अंग, नहीं भाई ये भी इसका आंसर नहीं है। पर्वत का शिखर, पर्वत का शिखर, ये भी नहीं बनेगा। पर्वत के पास की भूमि, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो उपत्यागता किसको बोलते हैं, उपत्यागता बोलते हैं पर्वत के पास की जो भूमि होती है, जो पर्वत खड़ा होता है उसके आसपास की भूमि जो होती है उसको उपत्यागता बोलते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना दोस्त, ये अगर निम्नलिखित में एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लहर है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। तो बीची बिल्कुल होता है भाई, बीची भी होता है, और दुकूल, दुकूल नहीं होता, तरंग भी होता है, हिलोर भी होता है। इसके और बाकी पर्यायवाची अगर मैं लिखूं यहाँ पर, और बाकी पर्यायवाची, तो एक तो बीची हो गया, बीची इसमें लिखा हुआ है तो बीची हो जाता है ना, हिलोर हो जाता है, हिलोर, हिलोर हो जाता है, और एक हिल्लोल हो जाता है, हिल्लोल, हिल्लोल, हिल्लोल हो जाता है ना, और लहरी भी हो जाता है, लहरी, लहरी भी हो जाता है, तरंग हो जाता है, तरंग इसके अंदर दे रखा है, तरंग भी हो जाता है, समझ रहे बात को। उर्मी हो जाता है, उर्मी, उर्मी हो जाता है, उर्मी भी क्या है, उर्मी भी लहर का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, उर्मी हो जाता है, ये सब के सब क्या है, लहर के पर्यायवाची है। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा दोस्त इसमें, देखना क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें कह रहा है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु शो दशरथ अजर बिहारी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, देखो दिख रहा है आपको नहीं,
दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने ताकि आपको विजिबल हो सके। ये कह रहा है हमसे कि मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। क्या है भैया इसमें? इसमें पूछ रहा है उपर्युक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है, किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो छंद पूछ रहा है हमसे, सोठा छंद है, चौपाई छंद है, दोहा और हरि गीतिका। देखना यहाँ पर अगर आप कोई काउंटिंग करोगे तो सबसे बढ़िया मात्राएं गिन लो, मात्राएं गिन के हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर दो मात्राएं हो जाएंगी, दो, एक यहाँ पर, 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 दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले में क्या है? 16 मात्राएं हैं। यहाँ पर होंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी 16। जब किसी भी पंक्ति में 16 मात्राएं मिले, कितनी? 16 मात्राएं मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको होगा उसको बोलते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद के अंदर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ये बात आप जान चुके हो, ठीक है भाई। सोठा और दोहा, देखो दोहा में क्या होता है, दोहा के अंदर पहले और तीसरे चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। जबकि इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, ठीक है भाई। 11 यानी दो का धोखा, दो का धोखा देने कितने थे? 13, दिए कितने? 11। तो दोहा मतलब दो का धोखा, यानी पहले और तीसरे यानी विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सम चरण में क्या होती हैं भैया? 11 मात्राएं होती हैं। ये किसकी बात है? बोले ये है दोहा की बात। सोठा में क्या होता है? इसका एकदम उल्टा होता है। सोठा में क्या होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं। कितनी? सोठा, शोर मचिया। देने की बात करी थी 11 और दे दिए कितने? 13, दो ज्यादा दे दिए तो शोर मचिया। शोर मतलब सोठा। तो सोठा में पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सवाल ये आता है कि सोठा किसका उल्टा है? तो आप कहोगे दोहे का। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। और यहाँ पर आप देखोगे हरि गीतिका, एक होती है, हरि गीतिका में होती है 28 मात्राएं। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। और एक होती है गीतिका, एक होती है दोस्त गीतिका। तो गीतिका में कितनी होती हैं? तो गीतिका के अंदर 26 मात्राएं होती हैं। कितनी? 26 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है भाई। इसमें 26 मात्राएं होती हैं, जबकि हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसको मिटा लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें? देखना, थोड़ा छोटा कर ले इसको, ठीक है। अब देखना, ये कह रहा है हमसे कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दूं? बताओ, सब कुछ सिखा दूं? चलो सिखा दो। देखो ये बन जाती है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ये किसकी है दोस्त? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इनकी और बाकी रचनाएं अगर मैं लिख दूं तो इनकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था, उस लड़की, यहाँ लिख दूं, इनकी एक लड़की थी और उस लड़की का नाम था उर्वशी। क्या नाम था? उर्वशी। ये मैंने ट्रिक से भी कराई है। उर्वशी नाम था। उसको क्या हुआ? आकाशदीप से प्रेम हो गया। आकाशदीप से प्रेम हो गया और ये क्या हुए? प्रेम पथिक। सारी रचनाएं ऐसी सुन लेना, प्रेम पथिक। ये प्रेम के पथ पर चलने लगे, यानी इन्होंने अपना एक प्रेम राज्य बना लिया। प्रेम राज्य भी किसकी रचना हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, ठीक है भाई। एक दिन उर्वशी ने आकाश से पूछा, बोले आप कहाँ रहते हो? तो उसने कहा महाराणा के महल में। महाराणा का महल भी किसकी रचना हो जाएगी? तो आपको जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, ठीक है भाई। ट्रिक से बता रहा हूँ, ये याद करते रहो धीरे धीरे। तो अगला क्या है? फिर उसने कहा आप महाराणा प्रताप के महल में रहते हो, तो मुझे ये बताओ, जब ये तो ये क्या था भैया? जब दोनों का इनका आपस में, उर्वशी और आकाशदीप का प्रेम आगे बढ़ा तो वो आपस में कानन फुसन करने लगे फोन पे, यानी कानन कुसुम। तो
तो कानून कुसुम किसकी रचना हो जाती है? तो आप कहोगे कानून कुसुम भी किसकी रचना हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। जब दोनों कानून कुसुम करने लगे तो वो तितलियों के साथ खेलने लगे, कंकाल और तितली, कंकाल और तितली, कंकाल, कंकाल और तितली, कंकार और तितली भी किसकी रचना हो जाएगी? तो आप कहोगे ये भी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। जब ये आपस में मिलते थे कहीं जंगलों में जाके, तो जंगलों में जाके इनको रास्ते में क्या मिलता था? तो इनको कंकाल मिलते थे, तितलियां भी मिलती थी, और क्या मिलता था? स्कंदगुप्त, स्कंद, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और भाई साहब चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, अजाद शत्रु, अजातशत्रु, इन सब के क्या थे? कंकाल मिलते थे। इन सब के जब वो मिलने जाते थे, कौन कौन? उर्वशी और आकाशदीप जब पहाड़ों पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें कंकाल और तितली मिलती थी, और साथ में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु भी उनको उनको उनके कंकाल मिलते थे। समझ रहे? ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। जब वो जाते थे उनको ये सब मिलते थे, यानी सबके सब ऐसे पड़े थे जैसे कि चित्रधारा, जैसे कि चित्रधारा। तो चित्रधारा भी किसकी रचना हो जाएगी? चित्रधारा भी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। एक दिन जो है इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो लड़के ने लड़की को फूल दिया, यानी कि उर्वशी को आकाशदीप ने क्या दिया? फूल दिया। जैसे ही उसने फूल दिया तो उसने फेंक के मार दिया। जब फेंक कर मार दिया तो आकाशदीप बोला उर्वशी से बड़ी कमीनी है, यानी महाकमीनी। क्या है भैया? कमीनी मतलब कामायनी, कामायनी। और बोली तू कमीनी नहीं है बल्कि महाकमीनी है, महाकाव्य, महाकाव्य, ऐसे याद रख लेना। तो कामायनी इन्होंने पूछी थी, और कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है, और ये महाकाव्य है मेरे दोस्त किसका है? तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद का। जब उर्वशी को आकाशदीप ने महाकमीनी कहा तो इसके आंसू निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए? आंसू, इसके आंसू निकल के आ गए। और वो कैसे बह रहे थे आंसू? झरने की तरह। कैसे बह रहे थे? बोले झरने की तरह बह रहे थे। तो आंसू, झरना, और वो झरना कैसे बह रहा था? लहर की तरह। तो आंसू, झरना, लहर, ये किसकी रचनाएं हैं? सबकी सब। तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद की। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इरावती। इरावती, जो इरावती है ना दोस्त, ये भी इनकी एक रचना है, लेकिन ये एक अधूरी रचना है। ये भी क्या है? इनकी एक अधूरी रचना है, अधूरी, इसको लिख लेना। ये इनकी अधूरी रचना हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो ये इंपॉर्टेंट इनकी सारी रचनाएं मैंने लिखवा दी हैं। कामायनी पूछा था, जयशंकर प्रसाद इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते, और भी लिख देता, जगह नहीं है इतनी। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? ये कह रहा है हमसे सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो आप कहोगे ब्रज भाषा की। बोले क्यों? क्योंकि ये जो सूरसागर है ये सूरदास जी की रचना है। किसकी? सूरदास की। सूरदास, ये किसकी रचना है? बोले सूरदास की है। सूरदास की और है सूरसागर, सूर साहित्य, है ना, सूर साहित्य, सूर साहित्य, और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर साहित्य, साहित्य लहरी। अब सूरदास जो थे आप अच्छे जानते हो, किसको मानते थे? कृष्ण जी को मानते थे। और कृष्ण जी की जितनी भी उन्होंने गाथाएं लिखी हैं वो सब किस में लिखी हैं? बोले ब्रज भाषा में लिखी हैं। और ये किससे संबंधित है? बोले मथुरा से। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहे हैं दोस्त इसमें? इसमें कह रहे हैं हमसे कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो आप कह दोगे ये लिखी है, देखो सुमित्रा कुमारी चौहान, ये आंसर नहीं है बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ना कि ए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता को लिखा है, लेकिन सुमित्रा मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगले पर आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। मौका मिलेगा सारी रचनाएं आपको सारी याद करा दूंगा इनकी। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चय संख्यावाचक विशेषण नहीं है? वाह, क्या पूछ रहा है दोस्त इसमें? इसमें पूछ रहा है हमसे कि कौन सा विशेषण निश्चय संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यानी कि वो निश्चित होना चाहिए, और ऐसा कौन सा है जो निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 मीटर कपड़ा, ये तो निश्चित बात हो गई। पूछा क्या है? जो निश्चित ना हो।
ठीक है भाई, तो ये तो निश्चित बात है। फिर कह रहा है 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, तो यहां पर भी 1 किलो है, निश्चितता की बात हो गई। और वो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है भाई, सैकड़ों लोग मारे गए। बोर्ड परेशान करेगा क्या, मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अब इसमें क्या है दोस्त, इसमें क्या है, ठीक है, ये बोर्ड परेशान करेगा, ऐसे बता देता हूं। सैकड़ों लोग मारे गए, अब सैकड़ों लोग मारे गए, पता नहीं चल रहा कितने लोग मरे हैं, नहीं पता चल रहा ना। जब नहीं पता चल रहा तो यही क्या बनेगा, ये बनेगा विशेषण। निश्चित असंख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो ये निश्चित असंख्यावाचक नहीं है, ये अनिश्चित है। ये क्या है दोस्त, ये अनिश्चित है। और जब कोई चीज अनिश्चित हो जाती है तो ये हमारा क्या है, आंसर है, जो वो हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है भाई, जो हमसे वो पूछना चाह रहा है। इसमें भी देख लो, ये भी निश्चित है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, 50 ग्राम चीनी तोल सकते हैं उसको 50 ग्राम, तो क्या है, ये निश्चित है। तो ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है, ये भी। लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, ये निश्चित नहीं है, यहां पर मारे गए, ठीक है भाई। क्या परेशान कर दिया यार, परेशान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। थोड़ा बोर्ड परेशान करने लगा, पता नहीं क्यों, ये अपडेट मांग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। बहुत अच्छे, क्या पूछा गया, ये कह रहा हमसे कि लड़का दौड़ता है, ये हमें दिया गया है। इस वाक्य में जो लड़का है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। आप जानते हो कि अर्थ के आधार पर संख्याएं 3 हो जाती हैं। कौन कौन सी दोस्त, संख्याएं जो हैं 3 हो जाती हैं, बोले कौन कौन सी होती हैं, तो एक हो जाती है व्यक्तिवाचक, एक हो जाती है व्यक्तिवाचक, बोर्ड परेशान कर रहा है आज सच में, है ना। एक हो जाती है व्यक्तिवाचक, मैं ऐसे बता देता हूं, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और एक हो जाती है समूहवाचक। समूहवाचक नहीं होती, समूहवाचक जो है ये एक जातिवाचक का ही रूप होता है, और जातिवाचक में समूहवाचक और क्या बोलते हैं द्रव्यवाचक 2 आते हैं। लेकिन ये जो होती है ये अर्थ के आधार पर मेन वाली जो यही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब लड़का जो है यहाँ पर क्या है, क्या किसी यूनिक चीज की नाम बात चल रही है, नहीं चल रही। जब यूनिक चीज की बात चलती है जो अपने आप में यूनिक हो और उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वो व्यक्तिवाचक होता है। जातिवाचक में क्या होता है, जो सारी जाति की, सारे समुदाय की बात बताए, उसी को हम जातिवाचक बोलते हैं। लड़का है तो लड़का क्या है, अपने आप में सारे लड़कों की बात कर रहा है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं। तो लड़का दौड़ रहा है, दौड़ता है, पता नहीं कौन से लड़के की बात हो रही है, तो यहां पर क्या बनेगा, जातिवाचक बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, यहां पर जातिवाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक में वो चीज आती है जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब सिर्फ हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। जैसे गुस्सा है, प्रेम है, नहीं इसको खरीद सकते हो कि 2 किलो गुस्सा दे दो, 2 किलो प्रेम दे दो, नहीं खरीद सकते। जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं उनको भाववाचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, चल जा भाई। ये तो पेन में दिक्कत है या फिर बोर्ड में दिक्कत है, चलो जिसमें भी दिक्कत है फेस तो करना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में किस विशेष्य से कौन कौन से हैं। अच्छा, मैं विशेष्य से कौन कौन से हैं, अच्छा मैं विशेष से कौन कौन से हैं। अच्छा, ये होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे होना चाहिए बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। ये से, ये वाला हटा दो, ये वाला से यहां से हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये मैंने हटा दिया। अब इसमें देखो, जब किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम, इन दोनों में से कोई शब्द विशेषता बता रहा होता है, तो जब विशेषता बताने के बाद यही संज्ञा और सर्वनाम बाद में विशेष से बन जाते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, जैसे आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कह रहा है बड़ा घर, तो घर की विशेषता क्या है, घर की विशेषता क्या है, तो आपको घर की विशेषता है बड़ा होना। और यहां पर है छोटा आदमी, आदमी की विशेषता क्या है, तो आप कहोगे आदमी की विशेषता है छोटा होना। और ऐसे ही आप यहां पर देखोगे वस्त्र की विशेषता है नीला होना। तो ये छोटा, बड़ा, छोटा और नीला, ये क्या है, ये विशेषण है। और घर, आदमी, वस्त्र, ये संज्ञा है। लेकिन जब इनकी विशेषता बता दी
तभी क्या बन गए, विशेष्य बन गए। तो आपको आंसर अब यहाँ पर मिल गया होगा। तो क्या पूछ रहा है, कौन से विशेष्य हैं? तो विशेष्य क्या बनेगा, यहाँ पर घर बनेगा, ये हैगा, यहाँ पर आदमी बनेगा, ये हैगा, यहाँ पर वस्त्र बनेगा, ये हैगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत छोटी सी बात थी लेकिन दिमाग घुमाने वाली थी। अगले पर आ जाते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा दोस्त, ये कह रहे हैं जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर देखो क्या कहा इसने कहा जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त, यानी जो वाक्य लिखा हुआ है उसके अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। यानी जो लिखा हुआ है वो तो है ही, उसके आगे भी कुछ हमें भावार्थ दे रहा है, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, मतलब उस शब्द को क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए सीधा सा जवाब है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा दो, निपात। बोले निपात कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, ये एक सिंपल वाक्य है। लेकिन इस वाक्य में अगर मुझे निपात का प्रयोग करना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा मैं ही बाजार जाता हूं, मैं ही बाजार जाता हूं। अब यहां पर क्या है, ये बलबोधक निपात हो गया। यानी मैं बाजार जाता हूं, सिंपल बात है। अब वो कह रहा है मैं बाजार जाता हूं, नहीं, मैं ही बाजार जाता हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अलावा कोई और बाजार जाता ही नहीं है। तो यहां पर जो ये ही है, ये ही यहां पर क्या है, निपात है। और निपात कितने होते हैं दोस्त? तो निपातों की संख्या होती है 9। निपात कितने होते हैं? 9 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि आप यहां पर अवधारणा बोधक होता है, एक ये बन जाता है अवधारणा बोधक। दूसरा बन जाता है निषेध बोधक हो जाता है। और तीसरा बन जाता है बलबोधक। यानी जब किसी चीज पर जोर दिया जाता है, जैसे यहां पर जोर दिया गया था कि मैं ही कहां जाता हूं, बाजार जाता हूं, ये क्या है, ये बल ही तो प्रदान कर रहा है कि नहीं भाई और कोई नहीं जाएगा, बस मैं ही जाऊंगा। तो बलबोधक हो जाएगा। बलबोधक के साथ नकारात्मक, जैसे नकारात्मक, फिर बोर्ड परेशान कर रहा है शायद, नकारात्मक, चलो ये बोर्ड परेशान कर रहा है थोड़ा सा। तो नकारात्मक बोधक हो जाता है, विस्मयादि बोधक हो जाता है, प्रश्न बोधक हो जाता है, स्वीकार बोधक हो जाता है, और साथ साथ सम्मान बोधक हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये निपात हैं जो मैंने नाम लिए हैं। समझ रहे हो बात को? अवधारणा बोधक, निषेध बोधक, बल बोधक, नकारात्मक बोधक, और क्या बोलते हैं, स्वीकार बोधक, सम्मान बोधक, ये सब के सब मिलाकर कितने हो जाते हैं? 9। सवाल कभी कभी सिंपल ये पूछ लेता है हमसे कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, या निपात की कितनी संख्या होती है? तो 9 होती है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना भाई। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से किसी वाक्य में, अच्छा किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? वो कह रहा हमसे कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वो होती है कि जिसमें कर्म, जिस वाक्य में कर्म मौजूद ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, क्या इसमें कर्म आपको दिखाई दे रहा है? जिसमें कर्म, देखो इसको कर्म को और सकर्मक को और अकर्मक को पहचानने की 2 क्रियाएं होती है। एक तो ये कि आप वाक्य के अंदर क्या या किसको लगाकर देख लो। क्या लिखा, क्या बोला मैंने? या तो आप वाक्य के अंदर क्या या फिर किसको लगाकर देख लो, एक तो ये तरीका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य के अंदर कर्म मौजूद नहीं होता लेकिन उसको लगाया जा सकता है। जैसे मैं
लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो क्या इसमें कर्म है? नहीं है। जैसे मैंने लिखा मैं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, तो आप कहोगे इसमें क्या है? इसमें अकर्मक क्रिया है? तो आप कहोगे नहीं, ये अकर्मक क्रिया नहीं बल्कि ये सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि भले ही यहां पर कर्म मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर कर्म लेके आया जा सकता है। कैसे? जैसे मैं यहां पर इसको थोड़ा तब्दील कर दूं, निबंध मैं निबंध लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, तो अब यहां पर देखो कर्म आ गया। पहले कर्म छुप गया था, अब कर्म मैंने यहां पर विजिबल कर दिया, अब दृश्य हो गया, आप देख सकते हो। तो यहां पर जो लिखना है, ये लिखना क्रिया कैसी है? आपको सकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म आ ही नहीं सकता, उसी को हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। उसके दो ट्रिक हैं, एक तो ये है क्या, या किसको लगा कर देख लो, लेकिन अभी भी आपको डाउट है तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर पानी बरस रहा है। अब मुझे बताओ यहां पर कोई कर्म है? क्या बरस रहा है? आपको लगाओगे पानी बरस रहा, नहीं, पानी तो खुद बरसने का काम कर रहा है, पानी तो खुद बरसने का काम कर रहा है, ये कोई कर्म थोड़ी ना है। तो ये हमारा क्या बनेगा? अकर्मक पूछा ना, यही आंसर बन जाएगा। और बाकी चेक कर लो, मैं गेहूं पिसवाता हूं, क्या पिसवाता हूं? गेहूं, तो ये कर्म हो जाएगा यहाँ पर। जैसे श्याम निबंध लिखना, श्याम निबंध लिखता है, लिखता है। अब यहाँ पर लिखना है, क्या लिख रहा है? वो निबंध लिख रहा है, तो यहाँ पर भी कर्म मौजूद है। यहाँ पर राम मोहन को रुला रहा है, किसको रुला रहा है? बोले मोहन को, तो यहाँ पर भी कर्म मौजूद है। इनमें सब में कर्म है, इसमें कर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे, लास्ट सवाल है शायद ये। अच्छा, ये रीजनिंग का सवाल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे पीलिया है, यहाँ पर क्या है? पीलिया, क्या पीलिया? ये पीलिया नहीं, बीमारी का नाम है। पीलिया यकृत से होता है, लेकिन क्षय रोग किसमें होता है? क्षय रोग किसमें होता है दोस्त? क्षय रोग किसमें होता है? पीलिया किसकी वजह से होता है? बोले यकृत की वजह से। और क्षय रोग होता है फेफड़ों की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बड़ी मेहनत लगती है क्लास बनने में, बाकी बातें आप सब जानते हो। अगली क्लास में और बेहतर चीजें यहाँ पर लेके आऊंगा, एक एक सवाल ऐसा होगा बिल्कुल चुनिंदा। ठीक है ना भाई, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।